तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट मैराथन में, लगभग 1 घंटे 5 मिनट में हमने इसमें ऑल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। तो आज हम इस क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स फार्मूला है उसको 15 से 20 मिनट में यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज होने के बाद में हम क्या करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो पहला फार्मूला था इलेक्ट्रिक करंट, हमने देखा था कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसका फार्मूला हमने देखा था I = Q/T, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत नहीं। Q क्या है, फ्लो चार्ज है, यहाँ पर T हमारा टाइम होता है। तो इसकी यूनिट हमने क्या देखी थी, I = Q/T से Q की यूनिट होती है क्या, कुलाम, और T की सेकेंड। तो कुलाम पर सेकेंड यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट देखी थी। और दूसरी जो यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पर इसकी एम्पियर यूनिट भी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। दोस्तों हमने देखा था यार कि जैसे मान लो कोई सर्किट है हमारे पास में या कंडक्टर है ये, इसमें जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण विभिन्न भिन्न दिशाओं में यहाँ पर मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को हम यहाँ पर किसी बैटरी या सेल से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे में इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इस दिशा में है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं, एक निश्चित दिशा में यहाँ पर जो गमन करते हैं, जिस वो वेलोसिटी से यहाँ पर जो है ना मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वीडी, यानी कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमने क्या फार्मूला देखा था, VD = I/NAE। क्लियर है। यहाँ से हम I को निकाल सकते हैं भाई, I बराबर इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAE इंटू में VD। क्लियर है। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा VD जो मीटर पर सेकेंड में होती है, I हमारा करंट एम्पियर में, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर वॉल्यूम में यहाँ पर। और A क्या है भाई, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। कंडक्टर का ये एरिया होता है A, ठीक है। E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, E बराबर इसे 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होती है, ठीक है। हमने मास भी देखा था, क्या होता था, मास बराबर इसे 9.1 इंटू क्या होता था, 10⁻31 kg होता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है ये सब वैल्यूज, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया था भाई, इसी फार्मूला से तो आ जाता है, I = NAE इंटू में VD, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन होता है यहाँ पर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। आगे देखो हमारे पास में आता है करंट डेंसिटी। भाई हमने देखा था कि करंट डेंसिटी जो होता है पर एरिया यूनिट में जो यहाँ पर करंट का फ्लो होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। और ये करंट डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट की बात करें तो देखो हमारा जो करंट है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे में पूरा हमारा जो करंट डेंसिटी की यूनिट मिलेंगी यहाँ से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन जाएंगी। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो J क्या है, मेरा करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी की यूनिट क्या निकल के आई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, सिग्मा जो होती है ना, कंडक्टिविटी होती है। सिग्मा जो होता है ये रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की, ठीक है। सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, रो क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। तो सिग्मा जो होती है 1/ρ होती है। यानी कि देखो भाई अगर इसकी यूनिट निकाले तो रो की यूनिट हमने देखी थी ओम मीटर होती है। तो सिग्मा की जो है यानी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है। आगे देखो E क्या है, यहाँ पर E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रिलेशन होता है किसमें, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में, कि J = σE होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब फार्मूले आपको याद करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था यार, क्या होता था कि कोई भी मान लो सर्किट है, उसमें जो उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसके, ठीक है। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शन हटाए तो V = IR बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से जो R आया ये क्या है भाई, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है। तो V अपना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, I करंट एम्पियर में, और R होता है रेजिस्टेंस ओम में। क्लियर है। ये सब फार्मूला याद रखना है। V = IR काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका ग्राफ भी हमने ड्रा किया था कि V और I का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक लीनियर लाइन हमें मिलती है जो स्लोप कहलाती है, ठीक है।
तो आगे देखो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस जैसे हमने निकाला है, जैसे जो होता है, जो रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और जो रेजिस्टेंस होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। तो ऐसे में हमें यहाँ से क्या मिला, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो आर बराबरी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रपोर्शन को हटाया तो एक रो कांस्टेंट हम इसमें लेना पड़ता है, तो रो इंटू में एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी होती है रो। क्लियर है, रजिस्टिविटी जैसे यहाँ से देखो आर इजिकल टू रो इंटू में एल अपॉन ए है, तो यहाँ से हम रो निकालेंगे तो आर और ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर इंटू ए और अपॉन में एल आ जाएगा, तो रो बराबरी से आर ए अपॉन एल मिल जाएगा। तो रो का भी फार्मूला मिल गया। क्लियर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, मीटर में होती है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्लियर, आगे देखो अगला फार्मूला क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस में देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये होता है दोस्तों आर टी इजिकल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल टी। क्लियर, डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी को यहाँ पर टी माइनस टी जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल टी इजिकल टू। ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों आगे कि रजिस्टर्स को अगर हम सर्किट्स में जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेंगे, अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें क्या होता है R1 R2 R3, तो इनका सम किस प्रकार से होता है, नेट अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ये इस प्रकार से एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको यहाँ पर सम कर लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसका सम किया जाता है। क्लियर है, अब देखते हैं सेल ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V बराबरी से, ये E क्या है, E होता है यहाँ पर ये ईएमएफ। ठीक है, सेल का ईएमएफ होता है, तो V बराबरी से हमें E माइनस में I इंटू आर मिलता है, और स्मॉल r क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है, V हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है, E होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, और R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, I होता है उसमें जो फ्लो होता है करंट का। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो होता है सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल में कैसे होता है, अगर मान लो सीरीज में हम यहाँ पे सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से मान लो भाई सीरीज में हमने इस सेल्स को कनेक्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेट यहाँ पे ईएमएफ कितना मिलेगा, जितने भी मान लो n नंबर ऑफ हमारे पास में सेल्स कनेक्टेड है यहाँ पे, तो उनको हम इस प्रकार से एन ई यहाँ पर इसका नेट ईएमएफ लेंगे, और नेट यहाँ पर उसका हमें क्या लेना है, अब नेट अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेना है तो आर टोटल बराबरी से या आर नेट बराबरी से एन इंटू आर हो जाता है। क्लियर है, और पैरेलल में कैसे होता है भाई, पैरेलल में जो है ना, जो उसका ईएमएफ होता है वो तीनों ही पॉइंट पे, जैसे पैरेलल में इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, पैरेलल में इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, तो ये यहाँ पर हर एक जो सेल होता है उसका ईएमएफ सेम होता है ई। ठीक है, तो ऐसे में हमें इसका नेट क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा ईएमएफ। ठीक है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता है वो आर अपॉन एन से निकल जाता है, जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर सेल जुड़े होंगे उतना यहाँ पर एन की वैल्यू होती है। क्लियर है, किरचॉफ्स लॉ हमने देखे थे भाई, दो किरचॉफ्स लॉ, जिसमें पहला हमारा जंक्शन लॉ कहलाता था, जंक्शन रूल कहलाता था। तो वो करंट लॉ जंक्शन रूल क्या होता था कि भाई किसी मान लो ये मेरे पास में जंक्शन है, इस पर मान लो I1 I2 I3 ये तीन करंट आ रहा है, इंटरिंग करंट है, तो मान लो इसमें जो I4 और I5 जो ये दो यहाँ पर निकल रहे हैं ना, मतलब लीव कर रहे हैं इस जंक्शन से, वो इंटरिंग करने वाले करंट I1 I2 और I3 इनके सम के बराबर होंगे I4 प्लस I5। ठीक है, क्लियर है, मतलब समेशन ऑफ I इन समेशन ऑफ I आउट के बराबर होता है। मामला क्लियर है जंक्शन रूल का। जो वोल्टेज लॉ होता है किरचॉफ्स लॉ में, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि भाई समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, वो जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ये भी हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती थी कि भाई इसकी कंडीशन होती थी कि IG इजिकल टू अगर जीरो है तब हमें P अपॉन क्यू इजिकल टू R अपॉन एस, या बोल सकते हैं R1 अपॉन R2 बराबरी से R3 अपॉन R4 देखने को मिलेगा। क्लियर है, जिसमें किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इससे व्हीट स्टोन ब्रिज से। मीटर ब्रिज को क्या देखा था हमने, मीटर ब्रिज में देखा था कि भाई इसमें भी मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर कार्य करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला फार्मूला हमने पोटेंशियोमीटर का देखा था, जिसमें हमने बात करी थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ड्रॉप दिखता है तो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू L मिल जाता था, तो V इजिकल टू K कांस्टेंट ले लेंगे तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, V इजिकल टू KL मिल गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K बराबर से क्या मिल जाएगा, V अपॉन L मिल जाएगा यहाँ से।
ठीक है, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लिंक होती है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से इनको याद करना है। ठीक है, अगला फार्मूला देखो आप कि इसमें मान लो कोई अननोन हमें ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर के यूज करके अननोन ईएमएफ निकालना है। तो मान लो दो मेरे पास में यहाँ पे सेल थे, तो उनका E1 E2 कुछ यहाँ पर ईएमएफ रहा होगा, तो उसको हम इस प्रकार से L1/L2 E1/E2 इजिकल टू L1/L2 की इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो, पावर एंड एनर्जी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में देखी थी कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो क्या होती थी, वो जो है उसके सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस इंटू उसमें जो फ्लो होता है करंट का, उसके प्रोडक्ट की बराबर होती है। ठीक है, जो पावर होती है वो क्या होती थी V इंटू आई, या फिर इसमें और भी रिलेशन होते थे V P बराबर ही से I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, या फिर हो सकता है P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये सब रिलेशन आपको फार्मूले याद रखने हैं पावर के लिए। एनर्जी जो क्या होती थी, एनर्जी यार जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में यहाँ पर, ठीक है, जितने एनर्जी क्या होती थी कि भाई कोई सर्किट है या कंडक्टर है, उसमें जितने टाइम के लिए यहाँ पर कोई हमारा जो है करंट का फ्लो होता है, जिसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, जिसे हम W बराबरी से P इंटू टी लेते हैं। ठीक है, या W बराबरी से V इंटू आई इंटू टी होता है। क्लियर है, आगे चले, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी को समझे। कंडक्टिविटी क्या होती थी भाई दोस्तों, हमने अभी बात करी कि कंडक्टिव होती है सिग्मा, और ये रो जो होती है रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, सिग्मा इजिकल टू 1/रो हो जाता है। ठीक है, रो की हमने यूनिट बात करी थी, ओम मीटर होता है, तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा यूनिट, यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। मोबिलिटी म्यू क्या होती है, तो दोस्तों म्यू जो होता है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कहलाती है म्यू। म्यू यानी कि मोबिलिटी। तो यहाँ पर म्यू बराबरी से VD/E कहलाता है अपना। ठीक है, तो यहाँ से VD बराबरी से क्या मिल जाएगा, म्यू इंटू ई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिलेशन याद करने हैं। इसका जो मोबिलिटी का जो कंडक्टिविटी के साथ में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सिग्मा बराबरी से NE इंटू म्यू। ठीक है, आगे चले, यहां पर देखो दोस्तों, अगला जो फार्मूला हमारे पास में है ये है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ का, जो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म जो होता है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी इसे बोलते हैं। J बराबरी से ये होता है सिग्मा E। क्लियर है, J क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा हमारी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, सिग्मा बराबरी से क्या होता है, सिग्मा बराबरी से होता है दोस्तों कंडक्टिविटी जो है NE स्क्वायर टा अपॉन में M। ठीक है, ये होता है। E क्या है, E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो E बराबरी से यहाँ पे रो इंटू में J भी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जो टॉ होता है, ये क्या होता है, तो ये टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम गैप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर रो इजिकल टू M अपॉन NE स्क्वायर टा होता है, और यहाँ अगर सिग्मा के लिए अगर देखें तो ये होता है NE स्क्वायर टा अपॉन M। ठीक है, तो ये क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, रो और जो सिग्मा होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनका सेम फार्मूला आता है, बस ये रेसिप्रोकल हो जाता है एक दूसरे की। मोबिलिटी हमने म्यू की बात कर ली कि चार्ज ऑफ मोबिलिटी क्या होती है, इस पे तो हमने अभी डिस्कस किया कि म्यू बराबरी से VD/E, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, म्यू कहलाता है। जितनी ज़्यादा ये, क्योंकि म्यू जो होती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई, यानी कि उसमें जितनी भी यहाँ पे करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितने ज़्यादा भाई किसी की मोबिलिटी होती है किसी चार्ज कैरियर की, तो वो उसमें उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये इसमें रिलेशन होता है। आगे चले, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर में क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर में E बराबरी से रो J, ये तो हमने अभी देख लिया, V/L। क्लियर है, आगे देखो, आगे हमारे पास में जो अगला फार्मूला है पावर डिसिपेशन इन द इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो ये क्या होता है, P इंटरनल में कितना हो जाएगा, P इंटरनल इजिकल टू I स्क्वायर इंटू R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में है तो P इजिकल टू हो जाएगा I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। ठीक है, और P टोटल देखें तो ये हो जाता है, P टोटल पूरे सर्किट के लिए अगर देखेंगे हम यहाँ पर पावर, तो वो I इंटू में यहाँ पर EMF हो जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ सेल निकालना है किसी की, तो वो N इजिकल टू हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, यूजफुल पावर आउटपुट अपॉन में टोटल पावर सप्लाइड देख लेंगे। ठीक है, तो V/EMF इजिकल टू R/R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम इफिशियंसी ऑफ अ सेल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मामला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, इसको भी देख लो।
तो दोस्तों पावर डिलीवर टू एक्सटर्नल रजिस्टर आर इज अ मैक्सिमम जब हो, आर मैक्सिमम हो तो हमें यहाँ पर आर बराबरी से आर मिलता है, और मैक्स पावर के लिए पी मैक्स बराबरी से क्या होता है, ईएमएफ जो होता है उसका स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है, ये आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, अगला फार्मूला देखो आप, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होती है। तो जो मेटल यानी कि कंडक्टर के लिए अगर हम रजिस्टिविटी देखें तो वो क्या होती है, रो इजिकल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी होती है। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और सेमी कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 0, और जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू होती है अल्फा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल पोटेंशियोमीटर में कितना होता है, देखो ये होता है R इजिकल टू कैपिटल R इंटू में L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, ये होता है पोटेंशियोमीटर में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है तब। ठीक है, L1 L2 यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर में जहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर होती है, इसमें यहाँ पर नल पॉइंट निकाला जाता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस को चेक करके। तो यहाँ से ए पॉइंट से हमें यहाँ पर इस नल पॉइंट तक जितनी लेंथ है ये L1 कहलाती है। टोटल लेंथ होती है दोस्तों ये 100 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हमें जो है L2 निकालना है, तो L2 बराबर से क्या मिल जाएगा, 100 माइनस L1। क्लियर है। आगे देखो, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है म्यू बराबरी से ये क्या रिलेशन है, E अपॉन एम इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल r। क्लियर है। टॉ क्या होता है, ये तो टॉ होता है। ठीक है, म्यू बराबरी से E अपॉन एम इंटू में टॉ होता है, टॉ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, करंट थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वायर में अगर करंट निकालना है तो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई, हीटिंग इफेक्ट जूल्स लॉ से निकाला जाता है। हीटिंग इफेक्ट निकालना है तो H इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू में R इंटू टी हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला दी है। करंट के लिए क्या होता है, करंट I के लिए होता है A। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए आपको ये होता है यहाँ पर, और रजिस्टिविटी का क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, बात करें चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट एंड डिस्टेंस की, तो देखो इसके लिए अब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टाइम। टी में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तब क्या होता है, तो ये होता है x इजिकल टू, वो डिस्टेंस x कहलाती है vd इंटू टी कहलाती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, जितने टाइम के लिए वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना कहलाता है, I अपॉन एन ए ई इंटू में t। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस चार्जिंग टाइम कांस्टेंट फॉर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के लिए अगर बात करें तो किसी भी सर्किट के लिए क्या होता है, इस जो उसका यहाँ पर टॉ इजिकल टू क्या होता है, R इंटू सी। ठीक है, सर्किट के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये समरी नोट्स है, जितने भी हमने अभी फार्मूला पढ़े थे उसके यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड टॉप 30 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, इन टॉप 30 क्वेश्चंस में सबसे पहले हम टॉप 10 जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देन हम 11 से लेके 20 तक टॉप जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे, और लास्ट में हम 21 से लेके 30 तक जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे हाई लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो दोस्तों एसआई यूनिट अगर आपको रजिस्टिविटी की याद नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस पर अगर बात करें तो हमने जब देखा था दोस्तों रजिस्टेंस के बारे में कि रजिस्टेंस जो है, जो कंडक्टर की लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही रजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिला था कि R प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन ए के। ठीक है, क्लियर। तो हम जब इस प्रपोर्शन को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, R इजिकल टू एक कांस्टेंट हमें रो लेना पड़ता है जिसे क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी। ठीक है, और ये L अपॉन ए। तो यहाँ से आप इस रो को निकाल सकते हैं, क्या होता है, रो इजिकल टू क्या निकल जाएगा, इस R और A का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, R A अपॉन में चल जाएगा L। ठीक है, तो रो का फार्मूला हमें क्या मिला, रो इजिकल टू R A अपॉन L। क्लियर है, कैसे समझ गए कि रो इजिकल टू R A अपॉन L कैसे आया। तो इस फार्मूला से आप यहाँ पर ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे भाई, जो R हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। A जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना कंडक्टर का, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ होता है लेंथ की मीटर होती है मीटर।
क्लियर। अब 1 मीटर से 1 मीटर हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो है रजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या निकल के आई, ओम मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है कैसे आया, ओम मीटर। दूसरा सवाल देखते दोस्तों, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 2 ओम द करंट इज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास में 10 वोल्ट का है और हमने इस कंडक्टर में यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो R इजिकल टू 2 ओम का है, तो हमें करंट बताना है कि I इजिकल टू क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए देखो हमारे पास में V दिया है, R दिया है, तो I निकालना है। तो I निकालने के लिए हम यहाँ पे ओम्स लॉ का प्रयोग करेंगे। किसका, ओम्स लॉ। क्या होता था ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ होता था V प्रोपोर्शनल्स टू I, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, RI, ठीक है। तो यहां से मुझे I निकालना है, तो I इजिकल टू V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 वोल्ट है, क्लियर है। और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, ठीक है। तो 10/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 हमने 10 को काटा तो कितना, 5, ठीक है। तो I जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। तो कितनी आ गई हमारे पास में, 5 एम्पियर। भैया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5 एम्पियर। क्लियर है कैसे आया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर हम लेंथ, जो वायर की लेंथ है उसको डबल कर दे, एरिया को हाफ कर दे, तो ऐसे में रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लेंथ हमारा क्या हो रहा है, 2L हो जा रहा है, एरिया अपना क्या हो रहा है, A/2 यानी हाफ हो जा रहा है। तो भैया हमारे पास में जो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है उसका फार्मूला रो इंटू में L/A होता है, ठीक है। तो लेंथ तो हो गई हमारी, रो तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन लेंथ हो गई डबल 2L, एरिया हो गया अपना आधा यानी कि ये होगा A/2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, रो इंटू में हमारा ये A/2 ये ऊपर जाएगा तो 2 × 2 4L हो जाएगा, 4L अपॉन हो जाएगा A। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्या हो रहा है, 4 को मैंने बाहर किया और रो इंटू L/A, ये कितना, रो इंटू L/A कितना, R होता है यानी रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये 4 गुना हो जा रहा है कि नहीं, 4 × R, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ओम्स लॉ, जिसमें V वर्सेस I का हमें ग्राफ बनता है, जो हमने ओम्स लॉ में बनाया भी था यार, हमारी जो डिटेल क्लास है उसमें, कि हमारा जो x एक्सिस पर जो I है और जो हमारा क्या है इस y एक्सिस पर जो हमारा क्या जाता है V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो यहाँ पर जो हमारा ओरिजिन से जाता हुआ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक मिलती है, लीनियर लाइन मिलती है, जो स्लोप होती है R इजिकल टू V/I मिलता है। क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होती है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 मीटर जो लॉन्ग वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मान लो 1 mm² एंड द रेजिस्टिविटी हमारे पास में जो रो है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे यूनिट हमारी ये 10 मीटर में दी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आप यहाँ पर ये दिया है एरिया 1 mm² में, तो इसको पहले मीटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁴, इसमें 1 के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसको मीटर बनाने के लिए 10⁻⁴ यहाँ पे कितना -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है रेजिस्टेंस का क्या होता था, R इजिकल टू ρL/A लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करो पहले, तो रो की वैल्यू क्या दी है, रो की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁸ ओम दी है, ठीक है, ओम मीटर। दूसरा लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास में है 10 मीटर, ठीक है, अपॉन में एरिया कितना दिया है 1 × 10⁻⁷, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पे हमारे पास में क्या मिलेगा, कैलकुलेट करने पर ये नीचे हमारे पास में 10⁻³ है और ऊपर 10⁻8 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.7 × 10⁻8 इंटू में 10⁻, ये -3 नीचे वाला ऊपर ला लेते तो ये 10⁻+3 हो जाएगा, और इंटू में 10⁻1 है, मान लो ये अपना 10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको भी हम यहीं भी लिख लेते हैं किसमें 10⁻4 के साथ में। तो अब ये 10⁻8 और 10⁻+4 ये कितना देगा, ये देगा अपने को 1.7 × 10⁻⁴। तो अब यहां से अपना यहाँ पर ये
पॉइंट जो है इधर लग जाएगा, ठीक है, इस 10⁻⁻4 को हटाने के बाद में। तो ये कितना देंगे अपने को यहाँ पर 17 और ये कितना यहाँ पर 0.0017, ठीक है। तो हमारा डी इज यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको बस फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अगला सवाल देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अगर मान लो कोई कॉपर वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर दिया है, तो अगर हम क्या करते हैं उसकी लेंथ को डबल कर दे तो उसमें रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, लेंथ मेरी हो गई डबल, बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो इजिकल टू एल अपॉन ए। इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, आर इजिकल टू रो तो हमारा कांस्टेंट है, जो एल है वो हुई डबल 2L अपॉन ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा 2 बाहर करा हमने, तो रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये तो आर होता है, यानी कि कितना गुना हो रहा है 2R, यानी कि डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो आप क्वेश्चन नंबर 7। विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एरिया अंडर द VI, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है उसमें जो VI होता है, ये जो हमारा V और ये I होता है, इसके अंदर में जो फिजिकल क्वांटिटी आती है इसके एरिया में, तो वो कौन सी होती है, वो होती है एनर्जी, ठीक है। क्या होती है, एनर्जी होती है। क्यों भाई, जो हमारा V और जो I होता है, जो हमारा यहाँ पे करंट का फ्लो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। और वर्क डन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। इसके लिए जितना ये वर्क डन करेगा यहाँ पर वो क्या है, एनर्जी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आप बैटरी, कोई बैटरी है जिसका EMF हमारे पास में दिया है कि 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 ओम का है। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द करंट ड्रॉन इज 2 एम्पियर का वो करंट ड्रॉ करता है, तब हमें बताना है क्या टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो भैया अभी हमने जो फार्मूला देख के आए थे टर्मिनल वोल्टेज V के लिए, क्या देख के आए थे कि जो EMF होता है E माइनस उसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है किसके साथ में, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। तो ये वाला हम फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो आप। देखो V इजिकल टू हमारे पास में EMF जो है हमारा E माइनस I इंटू आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस V तो मेरे को कैलकुलेट करना है। E कितना दिया है, E EMF दिया है मेरे पास में 12 वोल्ट, तो E की वैल्यू है 12। I कितना दिया है भाई 2 एम्पियर है, ठीक है। 2 इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ठीक है, इंटू में 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 कितना 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ वायर में, अगर वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ वहां पे कितने होंगे। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता था फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारा I इजिकल टू Q अपॉन टी मिलेगा, ठीक है। मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, तो चार्ज जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ निकालना है कि कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो Q इजिकल टू N ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर Q इजिकल टू कितना हो जाएगा NE, और अपॉन टाइम यहाँ पे पर सेकेंड में निकालना है, तो T इजिकल टू कितना 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो मुझे यहाँ पर 1 एम्पियर की यहाँ पर करंट दी है, तो I की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। और जो E है, E क्या होता है, इसमें कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो I इजिकल टू मेरा Q अपॉन टी, Q मेरे पास में हो जाएगा NE अपॉन में T हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ऐसे में N इंटू E का कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। I क्या है 1 एम्पियर है, ये देखो 1 एम्पियर करंट है, तो 1 एम्पियर करंट बराबर इसे N इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम, ठीक है। अब मुझे इस N की वैल्यू फाइंड करना है, तो N की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 1 एम्पियर के करंट में मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10⁻⁻19 कूलम को ऊपर ले आ लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा माइनस का 19 कूलम प्लस का 19 कूलम हो जाएगा, और अपॉन में मेरे पास में कितना दिया है 1.6 दिया है, ठीक है। तो ये 1.6 है, इससे हम इसको 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना दे जाएगा हमको, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस 10⁻⁻19 कूलम है इसको यहाँ पर एक 10 बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसका यहाँ से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻18
तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, और नीचे में मेरे पास में क्या है 1.6 दिया है, ठीक है। जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये कितना देता है 6.25 अप्रॉक्स में देता है, और ये 10⁻18 हमारे पास में इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल जाते हैं 1 एम्पियर के करंट के लिए। क्लियर है किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस, जिसमें आर का रेजिस्टेंस है किसी वायर में, तो व्हाट इज इट्स अ रेजिस्टेंस इफ बोथ द लेंथ एंड रेडियस डबल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसकी लेंथ को कितनी कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है, और रेडियस कितनी कर रहे हैं भाई, डबल कर रहे हैं रेडियस भी। अच्छा, तो जब रेडियस ही मैंने डबल कर दिया तो जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये एरिया कितना गुना हो जाएगा, आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू 2r हो जानी है, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया है वो कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, मतलब लेंथ हो रही है मेरी 12 और एरिया हो रहा है 4a, ठीक है, 4 गुना। तो ऐसे में मुझे निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम R इजिकल टू रो इंटू में L अपॉन ए, ये फार्मूला का यूज करेंगे। अब वैल्यू पुट करो इसमें, R इजिकल टू रो तो कांस्टेंट है, L कितनी हो रही है, L हो रही है अपने पास में 2L, ठीक है, L हो गई 2L, और जो A है वो कितना हो रहा है 4a हो रहा है। तो अब देखो 2 से 4 का काटेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिला अपने को यहाँ से R इजिकल टू रो, और ये जो हमारे पास में है क्या L अपॉन 2a, ठीक है। यानी कि अब इससे देखो यार कि 1/2 को बाहर करें तो ये कितना मिल रहा है, रो इंटू L अपॉन ए को हम R बोल देंगे तो R/2 हो रहा है कि नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस भाई आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा R/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। दोस्तों अब हम आगे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक, ठीक है, मीडियम लेवल के रहने वाले हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मीडियम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो अब 2 वायर्स है हमारे पास में, सेम मटेरियल से बने हुए हैं वो, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ का जो रेशियो है ना वो कितना दिया है, 2:1 का दिया है, और रेडियस का रेशियो कितना दिया है, 1:2 का दिया है। तो हमें यहाँ पे उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। अब देखो रेजिस्टेंस R इजिकल टू रो इंटू में L अपॉन ए होता है, ठीक है। अभी हमें दिया क्या क्या है, दिया है यहाँ पर L1 रेशियो L2 का रेशियो दिया है 2:1, और दिया है R1 रेशियो R2 का यहाँ पर क्या दिया है 1:2 दिया है। अच्छा, तो अब मुझे R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा इस फार्मूला से, रो इंटू L1 अपॉन ए के जगह हम ले रहे हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में रो इंटू L2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो रो से रो कटा, पाई से पाई कटा, अल्टीमेटली रह क्या गया यहाँ पे L1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन में L2 अपॉन R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा, L1 दिया है 2, R1 का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और L2 कितना दिया है, L2 दिया है हमारे पास में, ठीक है, कितना दिया था L1 अपॉन R1 का स्क्वायर और L2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा था, L1 अपॉन हो रहा था अपना कितना, L1 दिया है 2 अपॉन में R1 दिया था 1 का स्क्वायर, और L2 कितना दिया था, L2 दिया था 1, और R2 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना हुआ 2 अपॉन 1 अपॉन में 1 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबरी से 2 अपॉन 1 इंटू में 4 अपॉन 1, ठीक है, कितना हो रहा है ये 8 अपॉन 1, ठीक है। यानी कि R1 और R2 का रेशियो कितना आया 8:1 आ गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वायर है हमारे पास में, रेजिस्टेंस दिया है उसका 10 ओम, तो इसको अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर दे तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगा। तो भाई इसके लिए कुछ नहीं, आपको रेजिस्टेंस का जो हमारा फार्मूला है R इजिकल टू रो इंटू में L अपॉन ए, तो इसमें आप देखो लेंथ को क्या कर रहे हैं हम 2L कर रहे हैं, तो लेंथ को डबल कर देते हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या बनेगा, मान लो न्यू रेजिस्टेंस RDS बनेगा क्या, रो इंटू में लेंथ कर रहा है 2L अपॉन ए, ठीक है। 2 को बाहर करते हैं, 2 इंटू में यहाँ पे रो L अपॉन ए, तो भैया रो L अपॉन ए तो ये R होता है, यानी कि 2 इंटू में R हो जाएगा, तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, तो 2R यानी कि डबल हो जाएगा। तो पहले वाला रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का था, तो न्यू वाला कितना 2 इंटू 10 ओम यानी कि 20 ओम का बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलो
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 3 इक्वल रेजिस्टर्स आर है जो कनेक्टेड है ट्रायंगल में, इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टाइसेस पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा। दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखो, जैसे ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है और इनमें समान यहाँ पे रेजिस्टेंस आर और आर 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, तो भैया किसी भी वर्टाइसेस पर, मान लो मुझे इस वर्टाइसेस पर कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप। तो दोस्तों अब देखो, ये वाला तो चल ठीक है इनके पैरेलल में है, लेकिन भैया ये दो तो इस सीरीज में जुड़े हैं, तो इसके लिए यहाँ का टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इस वर्टाइसेस के लिए भाई 2R हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब ये तो हमारे किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो भैया पैरेलल वाला कैसे कैलकुलेट होता है, 1/r डेज मान लो मेरे को निकालना है टोटल, ये क्या है r इक्विवेलेंट है मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/r ये वाला और 1/2r ये टोटल इनका, तो 1/2r ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2r अपना एलसीएम हुआ, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पे 1, तो यानी कि क्या बनेगा ये 3/2r, ठीक है। लेकिन ये 1/r डेज है, मुझे तो r डेज चाहिए, r डेज कितना हो जाएगा 2r/3, कितना हो जाएगा 2r/3, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि भाई एक बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम का, तो मुझे निकालना है 4 ओम का, उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, तो करंट निकालो। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, किसी भी सर्किट का टोटल यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालते हैं, I = E होता है यहाँ पर उसका ईएमएफ और कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, भैया E कितना दिया है 12 वोल्ट, अच्छा कैपिटल R कितना है 4 ओम का, स्मॉल r 2 ओम का, तो ये 4 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/6, 6 से काटा 2 ओम का, 2 एम्पियर हमारा क्या हो गया यहाँ पर करंट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, एक रासा वायर ऑफ द लेंथ 2 मीटर का है, तो रजिस्टर उसका 5 ओम का दिया है, अगर वो 3 एम्पियर की करंट को यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो V = IR लगा दो सीधे ओम्स ला, भैया I दिया है मेरे पास में कितना 3 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का, 5 3 15 वोल्ट का, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 15 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे देखो 2 रेजिस्टेंस दिए हैं 6 ओम और 3 ओम के, तो ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने होंगे भाई, पैरेलल में किस प्रकार से होते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2। क्लियर है, तो भैया 1/6 + 1/3 कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम लिया, ऊपर कितना बचेगा 1 + 2 कितना बचेगा 3/6, 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/r हमारे पास में 1/2 आ गया, तो जब हम r निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम का, ठीक है भाई, उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे, तो पैरेलल में उसको फिर हम अरेंज करेंगे। अच्छा, तो भैया पैरेलल में जब मैं इन 3 रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, तो ये 12 ओम का था पहले, तो 3 इक्वल पार्ट्स में 4 ओम का 4 ओम का 4 ओम का बन जाएगा, तो टोटल नेट यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बनेगा 1/r = 1/4 + 1/4 + 1/4, तो टोटल कितना हुआ ये 3/4, भैया 1/r हुआ 3/4, लेकिन r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 4/3, जब 4/3 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.333 ओम। क्लियर है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, पावर कंज्यूम कर रहा है कोई रजिस्टर, अगर वो 10 ओम का लगा है और उसमें एम्पियर 5 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तब मुझे पावर कंज्यूम निकालना कितना हो रहा है, तो भैया P = मुझे यहाँ पर निकालना है I² × R, ठीक है, ये होता है इसमें रिलेशन पावर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ पर P बराबरी से कितना हो जाएगा, I² कितना है 5 का स्क्वायर 25 और इनटू में R 10 ओम का, तो 250 वाट का यहाँ पर टोटल पावर कंज्यूम निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस आपको फार्मूले यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है, इसलिए बार बार रिवीजन करिए फार्मूला का, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा था VD बराबरी से I/NAE होता है, ठीक है। अगर भाई यहाँ पे A और E मेरा कांस्टेंट है, तो ऐसे में जो VD यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे N के, और N क्या होता है भैया, N होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो,
आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस भाई किसी सेल का 1 ओम का है, मतलब स्मॉल आर है 1 ओम, ठीक है। कैपिटल रेजिस्टेंस हमारे पास में जो है कैपिटल आर 9 ओम का है, तो वाट फ्रैक्शन, उनका फ्रैक्शन निकालो भाई। टोटल पावर अगर लॉस्ट हो रही है इंटरनल रेजिस्टेंस में तो भैया पावर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर। और पी टोटल में कितना होता है, पी टोटल में होता है आई स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इनका ये बोल रहा है फ्रैक्शन निकाल होते हैं, हम ये फ्रैक्शन निकाल लेते हैं भाई। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, बचा क्या आर अपॉन में आर प्लस आर स्मॉल आर है ना, आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये कितना होता है कैपिटल आर 9 और ये कितना दिया है, ये कितना था ऊपर, ये इंटरनल में स्मॉल आर होता है ना, हाँ ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो स्मॉल आर कितना है हमारे पास में 1 ओम का है स्मॉल आर, और कैपिटल आर कितना है 9 और स्मॉल आर 1, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10। क्लियर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक हाई लेवल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होमवर्क में भी रहेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखो 2 वायर्स है सेम मटेरियल से बने हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1 10 ओम का और R2 है 40 ओम का। अच्छा, तो इनको कनेक्टेड किया है सीरीज में। भाई सीरीज में इनका कैसे, टोटल अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस R2 निकालते हैं ना, कितना है ये 10 ओम और 40 ओम, टोटल कितना 50 ओम हो जाएगा। ऐसे हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेच करते हैं इसके, तो टोटल जो लेंथ होती है वो डबल हो जाती है। तो भैया जो टोटल लेंथ है वो डबल हो जाएगी, लेकिन हम इस मान लो ये वायर है इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ को कर रहे हैं डबल। तो लेंथ डबल करेंगे तो जो इसका ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसका जो एरिया होता है ये तो आधा हो जाएगा ना यार, जब भी तो ये आधा हो जाता है, लेंथ डबल हो जाती है, तो a/2 ये हो जाएगा। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कि जब लेंथ हम डबल कर रहे हैं स्ट्रेच करने पे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हाफ हो जाता है। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। R इजिकल टू हम यहाँ पर टोटल हम यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो R इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। क्लियर, अब लेंथ कर रहा हूँ मैं डबल, तो एरिया मेरा हाफ हो जाएगा a/2। क्लियर है, ऐसे में जब R इजिकल टू आप देखेंगे रो इंटू 12 अपॉन ए हो जाता है a/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 इंटू रो एल अपॉन ए। तो भैया रो इंटू एल अपॉन ए कितना होता है, ये तो आर होता है, यानी कि ये 4 इंटू आर हो जाएगा, यानी कि पहले वाले जो हमारे पास में रेजिस्टेंस था उसका कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले हमारे पास में R1 प्लस R2 मिला के कितना था, 10 प्लस 40 बराबर इसे 50 ओम का रेजिस्टेंस था ना पहले, क्योंकि ये सीरीज में जोड़ा है, इसलिए हमने इस प्रकार से इसको यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। तो भैया पहले 50 ओम था, अब ये 4 गुना हो जा रहा है, मतलब कितना 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 200 ओम आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 200 ओम। ठीक है, आगे चले। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 2 क्या कहता है। दोस्तों एक चीज, हमारा जो 21 का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने देखा था, ठीक है, लेकिन वहां हमने एरिया को आधा नहीं करा था। यहाँ पर देखो वायर का जो रेजिस्टेंस 10 ओम का था, तो यहाँ पर इसके लेंथ को हमने डबल किया, तो यहाँ पर एरिया को हाफ करना होता है, ठीक है। हमने पहले जब सॉल्यूशन किया था इसका, तो एरिया को हाफ नहीं किया था, ऐसे ही सॉल्यूशन कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर असलियत में क्या होगा, L इजिकल टू 12, और जो हमारा एरिया है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा, वैसे तो पहले का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, R इजिकल टू रो इंटू में L अपॉन ए, ये कितना है, ये हमारे पास में 10 ओम है, ठीक है। लेकिन जो न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा, 2L अपॉन एरिया हो जाएगा हाफ। तो ये एरिया हाफ होते ही ऊपर ए नीचे का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू में रो L अपॉन ए हो जाएगा, और रो इंटू L अपॉन ए क्या है, पहले वाला हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि वो कितना दिया था 10 ओम का, यानी कि 4 इंटू में 10 ओम हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 40 ओम का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ को डबल करने पर एरिया हाफ हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 पर है हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, देखो अगर हमारे पास में जो वायर है उसकी लेंथ L है, ठीक है,
रेजिस्टेंस आर है, अब उसको कट कर रहा है एन इक्वल पार्ट्स में, तो दिस पार्ट्स आर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो भैया इसके लिए हमारे पास में जैसे आर इजिकल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। अब जो लेंथ है इसकी एल, रेजिस्टेंस आर है, एन इक्वल पार्ट्स में इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, बांटा है, ठीक है, एन इक्वल पार्ट्स में। तो अब और उसको फिर पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे में भैया देखो क्या होता है, हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जब हमने इसको, इसकी लेंथ भी एल एन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, एल बाय एन अपॉन में इसका क्या हो जाएगा, ए एरिया, ठीक है। तो ये कितना देखने को मिलेगा, 1 अपॉन एन को हमने बाहर किया, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ से इस फार्मूला से हमारा आर होता है, तो ये कितने देखने को मिलेगा, आर अपॉन एन, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा ना वो कितना देखने को मिलेगा, आर अपॉन एन। क्लियर है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो इसका पैरेलल में इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालना है वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू में 1 अपॉन आर डेस, ठीक है। आर डेस हमारे पास में आर अपॉन एन है, तो हम इसको आर अपॉन एन पुट कर देते हैं, एन हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर एक एन पहले से है, तो एन के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर अपॉन आर किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास में आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की, तो आर इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। कहाँ है भी, ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए में है, ठीक है। तो आर अपॉन एन स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक कॉपर का वायर है, रेडियस है उसकी आर, लेंथ है एल, रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो बोथ जो रेडियस है एंड द लेंथ है उसको हमने डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। अब अच्छा देखो भाई, अब देखो क्या हो रहा है कि लेंथ और रेडियस दोनों को हम कर रहे हैं डबल, तो ऐसे में क्या होगा, देखो भैया रेजिस्टेंस तो होता है रो इंटू एल अपॉन ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऐसे में मेरी रेडियस हो रही डबल, तो यहाँ पर जो मेरा न्यू रेजिस्टेंस बनेगा आर डेस, वो कितना हो जाएगा, रो इंटू एल हो जाएगा 12, और जो यहाँ पर जो हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर जो है, आर कितना, ये भी रेडियस भी डबल हो रही, तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे में रो इंटू 2l अपॉन पाई इंटू 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कितना, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2 से, तो 1/2 मेरा बाहर हुआ, इंटू में रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या था, a था, ठीक है। तो यहाँ पर रो इंटू एल अपॉन ए, ये क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो 1/2 इंटू में r हो जाएगा। क्लियर है। तो भैया हमारा r/2 हो जा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हो रहा है आधा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम स्ट्रेच नहीं कर रहे थे, सीधे डबल कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रेच जब करते हैं ना किसी भी मटेरियल को, तब उसका हमारा एरिया जो है हाफ करना पड़ता है। लेंथ अगर डबल करते हैं वो भी स्ट्रेच करके, तब हम एरिया आधा करते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रेच थोड़ी किया था, यहाँ तो सीधे हमने डबल किया था, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 24 में। अब देखो यहाँ पे दिया है बैटरी ईएमएफ दिया है उसका कितना, 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा है कि 1 ओम का है, यानी कि ये क्या है, स्मॉल आ रहा है, और करंट इसमें क्या कर रहा है, 5 ओम का यहाँ पर कैपिटल आर है, ठीक है। पावर डिसिपेटेड इन द बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस में कितनी होंगी ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे भाई दोस्तों, हमें मालूम है कि पावर जो हमें यहाँ पे निकालना है वो P बराबरी से I स्क्वायर इंटू में R होता है। तो भैया हमको अब यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे क्या, टोटल हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम और 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पावर रेजिस्टेंस जो हमें डिसिपेटेड निकालना है, तो उसके लिए I स्क्वायर इंटू में हमारे पास में क्या दिया है, पावर कितनी दी थी भाई, ईएमएफ दिया था 12 वोल्ट का, है ना, और दिया था I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो हम सबसे पहले तो निकाल लेंगे कि इसमें करंट कितना है। I इजिकल टू कितना होता है, ईएमएफ अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ईएमएफ दिया था 12 वोल्ट का, कैपिटल R दिया है कितना 5, और स्मॉल r दिया है 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12/6, ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास में I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर की आ गई। अब आप देखो यहाँ पर कि I हमारे पास में 2 एम्पियर आ गया, और हमारे को निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर पावर डिसिपेटेड। तो ये होता है I स्क्वायर इंटू में कितना होता है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना है, लेकिन हम तो इंटरनल निकाल रहे हैं ना, इंटरनल निकाल रहे हैं, तो ये वाला R नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, स्मॉल r आएगा इंटू में, ठीक है। तो स्मॉल r कितना है, 1 ओम का है, ठीक है, 1 ओम इंटू में हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 4 वाट, ठीक है।
क्लियर है कैसे आया 4 वाट, P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम निकाल रहे थे यहाँ। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। अब देखो दो रजिस्टर्स है R और 2R, ये कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। पावर डिसिपेटेड हो रही है इन द 2R में 16 वाट की। तो बताओ व्हाट इज द टोटल पावर डिसिपेटेड होंगी इस R रजिस्टर में, ठीक है। दो रजिस्टर है हमारे पास में, एक रजिस्टर है R, दूसरा है 2R। इस 2R रजिस्टर में 16 वाट की पावर डिसिपेटेड हो रही है, तो मुझे इस जो कैपिटल R ये केवल है, इसमें बताना है कि क्या यहाँ पर पावर डिसिपेटेड होंगी। तो भैया P बराबरी से क्या होता है आई स्क्वायर इंटू में R, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 16 डिसिपेटेड हो रही है, आई स्क्वायर मुझे निकालना है, इंटू आर कितना है भाई, ये दिया है कितना 2R, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से इसको काटा तो 8, तो मुझे यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू में R मिल गया, आई स्क्वायर इंटू आर ये कितना 8 मिल गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है इस R के लिए, तो हम निकालेंगे इसमें कितनी पावर डिसिपेटेड हो रही है, तो आई स्क्वायर इंटू आर। तो भैया आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल गई थी 8, ठीक है। तो ये कितना था, P इजिकल टू 8 वाट हो जाएगा, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 8 वाट, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर इसमें देख सकते हैं करंट थ्रू, मान लो एक रजिस्टर में रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उसमें 3 एम्पियर की यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस होंगी 10 सेकेंड में, कितनी हीट प्रोड्यूस होंगी ये बताना है। तो भैया हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए हमें H इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू में R इंटू टी, ठीक है। कितने टाइम तक यहाँ पे करंट फ्लो हुआ वो भी देखना पड़ेगा। आई स्क्वायर कितना है भाई, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 का स्क्वायर। आर कितना है 2 ओम का है, इंटू में कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड के लिए, कितना हो जाएगा 3 3 9 इंटू में 2 इंटू में 10, ठीक है। 9 दूनी 18 और इंटू में 10 तो 180 जूल, ठीक है। क्लियर है 180 जूल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना दोस्तों, यहाँ से 27 से लेके आप इन सवालों को फार्मूला का यूज करके बस कैलकुलेशन करना है, आप निकाल सकते हैं। जैसे ये दिया है वायर ऑफ द लेंथ 100 मीटर की है, डायमीटर 0.5 mm की है, तो दोस्तों इसको हमको सबसे पहले मीटर में लाना पड़ेगा। तो मीटर में लाने के लिए इसको इंटू में 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मीटर में बन जाएंगी। ऐसे ये 10 ओम दिया है, ठीक है। क्या दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम का दे दिया, तो रजिस्टिविटी निकालो भाई। तो R बराबरी से रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो मुझे रो रजिस्टिविटी क्या होती है, रो की वैल्यू निकालना है, तो RA अपॉन एल निकालना है। बस R की वैल्यू 10 ओम पुट कर दो। एरिया हमारे पास में यहाँ पे पाई R स्क्वायर, R कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये R दिया है इसका स्क्वायर कर देंगे, R का स्क्वायर वैल्यू पुट करके। अपॉन में लेंथ कितनी दी है 100 मीटर की दी है, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 इंटू 10⁻⁸ को यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, बस कैलकुलेशन ही है इसमें, ठीक है। 28 में क्या है भाई, 28 में ये बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल जो है वो 6 वोल्ट का है ई, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का 1 ओम का है, डिलीवर्स कर रहा है 2 एम्पियर का करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालो भाई, इसका हमने रिलेशन देखा था, V बराबरी से E माइनस आई इंटू आर। बस ये फार्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू पुट करो। V मेरे को निकालना है, E दिया है 6 वोल्ट का, 6 माइनस आई कितना दिया है 2 एम्पियर की, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r कितना है 1 ओम का। तो 6 माइनस 2 करके 4 वोल्ट डायरेक्ट तो आ रहा अपना, ठीक है। 4 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ऐसे ही अपने को क्वेश्चन नंबर 29 में भी रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कितना 12 वोल्ट का दे दिया है, ये 12 ओम का दे दिया है, क्या रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा, अगर हम इसके यहाँ पर क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर। तो भैया देखो, इसके लिए हमें यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो भी दी है 0.004 में, ठीक है। तो हम कुछ नहीं, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, RT इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो आप, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है कि क्या इसका रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो इसमें, ठीक है। R0 अपना कितना दिया था 12 ओम का दिया था, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू ये दी है 0.00004 में, ठीक है। इंटू में यहाँ पर जो पहले का टेम्परेचर कितना था हमारा और बाद का टेम्परेचर कितना हुआ, तो 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस करो तो टोटल 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ हमारा 12 प्लस कितना देखने को मिला, 1 प्लस 0.004 से इंटू 60 कर रहे हैं, तो 6 चौके 24। तो यहाँ पर हमारा 1 कितना हो जाएगा, ये 24 0.24 हो जाएगा, और उसमें 1 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.24 देखने को मिलेगा।
12 के साथ में हमें 1.24 का मल्टीप्लिकेशन करो तो लगभग लगभग ये हमें 14.88 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के यहाँ पे करीब में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट, 14.44 के लगभग में इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 30 हमारे पास में है, वो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का अप्लाइड हो रहा है किसी भी रजिस्टर में 12 ओम के रजिस्टर में, तो पावर डिसिपेटेड निकाल के बताओ। तो भैया कुछ नहीं, P बराबरी से V स्क्वायर अपॉन R, ये भी रिलेशन हमने पावर के जो 3 रिलेशन पढ़े थे वो हमको अप्लाई करना है। तो P बराबरी से V स्क्वायर अपॉन R लगाने पर हमें V का दिया 6 वोल्ट यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही R कितना 12 ओम का दिया है। ठीक है, तो 6 × 6/12, तो भैया 6 दूनी 12 और इस 2 से इसको काटो तो 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 वाट का हमारा आंसर हो जाएगा इसका पावर डिसिपेटेड। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बार बार फार्मूले को रिवीजन करिए, मेमोराइज करिए, तो ये न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइए।